26 नवंबर 2008 माया नगरी मुंबई। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, जहां रात भी दिन की तरह जिंदा रहती है। और उस रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने काम से लौट रहे थे, कुछ समुद्र किनारे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया के पास हंसी और बातें चल रही थीं, और ठीक सामने खड़ा ताजमहल पैलेस होटल अपनी रोशनी से पूरी रात को चमका रहा था। लेकिन इसी शहर के बाहर समुद्र के अंधेरे में एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी थी जो कुछ ही घंटों में इतिहास बन जाएगी। कुल 10 हमलावर पूरी तैयारी के साथ समुद्र के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। ये सभी एक संगठित नेटवर्क से जुड़े थे, जिनकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। ट्रेनिंग दी गई थी, हर सिचुएशन के लिए तैयार किया गया था, और सबसे खास बात, इन्हें उनके टारगेट्स की पूरी जानकारी थी। इन सब के पीछे था एक बड़ा नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा। ये कुल 10 हमलावर थे जो अलग अलग जगहों पर बट चुके थे। उन्होंने समुद्र के रास्ते शहर में प्रवेश किया, एक मछली पकड़ने वाली नाव को अपने कब्जे में लिया और फिर छोटे इन्फ्लेटेबल बोट के जरिए किनारे तक पहुंचे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो बिना किसी शक के शहर के अंदर फैल गए। 2 लोग सीधे बढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ। सड़कों पर ट्रैफिक था, लोकल ट्रेनें अपनी रफ्तार में चल रही थी, और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त था। कोई घर लौट रहा था, कोई थक कर बैठने का इंतजार कर रहा था, और कोई बस एक और दिन खत्म करके सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। रात के करीब 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमेशा की तरह भीड़ थी। प्लेटफॉर्म भरे हुए थे, अनाउंसमेंट हो रहे थे, ट्रेनें आ जा रही थीं, लोग भाग रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। सब कुछ उतना ही सामान्य था जितना हर रोज होता है। लेकिन इसी भीड़ के बीच 2 लोग धीरे धीरे अंदर आते हैं। साधारण कपड़े, कंधों पर बैग, चेहरों पर कोई खास भाव नहीं, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। ये थे अजमल कसाब और इस्माइल खान, जिनके बैग में छुपी थी मौत। उनके हाथों में थीं AK-47 राइफलें और हैंड ग्रेनेड, और बिना किसी चेतावनी के अचानक पहली गोली चलती है, और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। कुछ सेकंड पहले तक जो जगह लोगों की आवाजों से भरी हुई थी, वहां अब गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। कोई गिरता है, कोई चीखता है, कोई अपने अपनों को ढूंढ रहा है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। एक माँ अपने बच्चे को पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रही है, एक आदमी अपने घायल दोस्त को उठाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी जगह पर हमेशा के लिए रुक जाते हैं। कुछ अटैकर्स पहले लियोपोल्ड कैफे पहुंचते हैं, वहां फायरिंग करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनका असली टारगेट था ताज होटल। इसी बीच बाकी ग्रुप्स अपने अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे थे। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, और कुछ ही समय में पूरा मुंबई अलग अलग जगहों से आने वाली खबरों से भर जाता है। एक तरफ CST पर फायरिंग, दूसरी तरफ ताज में आग और एक्सप्लोजन्स, तीसरी तरफ ओबरॉय में होस्टेज सिचुएशन, और नरीमन हाउस में भी कब्जा। मुंबई जो कभी नहीं रुकती, उस रात डर के सामने थम जाती है। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस को खबर मिलती है और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। उनके पास भारी हथियार नहीं थे, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। वो बिना डरे आतंकियों का सामना करते हैं, क्योंकि कभी कभी फर्ज जान से भी बड़ा होता है। लेकिन यह हमला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों में भी खतरा फैल रहा था। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और लियोपोल्ड कैफे जैसे कई जगहों पर आने वाले घंटों में हालात और भी खतरनाक होने वालों होती है। 60 घंटों की वो कहानी जिसमें डर, आग और हिम्मत तीनों एक साथ दिखाई देने वाले थे। एक रात जिसने मुंबई को हमेशा के लिए बदल दिया। हमलावर होटल के अंदर दाखिल होते हैं और बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर देते हैं। ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं, आग लगती है, और अचानक पूरा माहौल डर में बदल जाता है। लोग इधर उधर भागते हैं, कोई सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, कोई कमरों में छुप जाता है। होटल स्टाफ मेहमानों को बचाने की कोशिश करता है। कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बाहर निकालने में लग जाते हैं। कुछ गेस्ट्स अपने परिवार से फोन पर आखिरी बार बात करते हैं। कोई कहता है हम ठीक हैं, तो कोई बस चुप रहता है, क्योंकि शब्द नहीं मिलते। हर मिनट भारी हो रहा था, हर सेकंड
लंबा लग रहा था। उसी समय ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी हमला शुरू हो चुका था। वहां भी हालात कुछ अलग नहीं थे। अचानक फायरिंग, पैनिक, लोग भागते हुए और हर तरफ अनसर्टेनिटी। अब तक मुंबई के कई हिस्सों में हमले की खबर फैल चुकी थी। पुलिस कंट्रोल रूम्स में लगातार कॉल्स आ रही थी। लोग मदद मांग रहे थे, कोई अपने परिवार के बारे में पूछ रहा था और पूरा सिस्टम एक साथ एक्टिवेट हो चुका था। एक शहर जो हमेशा दौड़ता है, अब रुककर सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, सुबह का। लेकिन वो सुबह इतनी आसान नहीं थी। रात आगे बढ़ रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ हालात और भी पेचीदा होते जा रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार कॉल्स आ रही थी। हर कॉल में घबराहट थी। कोई अपने परिवार के बारे में पूछ रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था और हर आवाज में एक ही सवाल था, क्या हो रहा है? शहर के अलग अलग हिस्सों में पहले हमलों ने पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल तक हर जगह अलग अलग हालात थे और हर जगह एक अलग कहानी चल रही थी। ताज के अंदर अब अंधेरा और धुआं भर चुका था। कई जगहों पर आग लग चुकी थी। कॉरिडोर्स में सन्नाटा और अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। लोग कमरों में बंद थे। लाइट्स कहीं जल रही थीं तो कहीं बुझ चुकी थीं। मोबाइल फोन्स की लाइट ही अब एकमात्र सहारा बन गई थी। कुछ लोग बाथरूम में छुपे हुए थे, कुछ अलमारियों के पीछे और कुछ बस दरवाजा बंद करके सांस रोके बैठे थे। हर छोटी सी आवाज उन्हें और डराती थी। किसी के फोन पर घर से कॉल आता, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि डर था कि आवाज बाहर तक पहुंच जाएगी। होटल स्टाफ अब सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, वो रक्षक बन चुके थे। कुछ लोग मेहमानों को पीछे के रास्तों से निकालने की कोशिश कर रहे थे। कोई अपने गेस्ट को सेफ रूम्स में ले जा रहा था और कुछ ऐसे भी थे जो आखिरी तक वहीं खड़े रहे, दूसरों को बचाते हुए। वो जानते थे खतरा कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि कभी कभी इंसान का असली चेहरा मुश्किल वक्त में ही सामने आता है। उसी समय बाहर की दुनिया भी बदल चुकी थी। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पूरा एरिया पुलिस ने घेर लिया था। सड़कों पर बैरिकेड्स लग चुके थे। मीडिया वंस खड़ी थी, कैमरे लाइव चल रहे थे। लोग दूर खड़े होकर बस देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। एम्बुलेंस एक के बाद एक आ रही थी। घायल लोगों को ले जाया जा रहा था। सायरन्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर चेहरे पर डर था और हर आंख में सवाल। रात के करीब 12 बज चुके थे, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। हमलावर अब भी एक्टिव थे और अंदर फंसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुलिस और लोकल फोर्सेस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन ये एक साधारण हमला नहीं था। ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। लेकिन ये सब यहीं तक सीमित नहीं था। अटैकर्स ने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए टैक्सीज में भी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाए। एक ब्लास्ट हुआ वीले पार्ले इलाके में और दूसरा वाड़ी बंदर के पास। अब सिचुएशन पूरी तरह अनकंट्रोल लग रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था अटैकर्स कितने हैं और कहां-कहां मौजूद हैं। यही इस अटैक की सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी थी। मैक्सिमम कंफ्यूजन, मैक्सिमम फियर। मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, उस रात रुक गई थी। हर तरफ साइरेंस, एम्बुलेंसेस, पुलिस और डर। सीएसटी पर गोलियों की आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि दोनों हमलावर, अजमल कसाब और इस्माइल खान, अंधेरे का फायदा उठाकर स्टेशन से बाहर निकल चुके थे। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा डर और ज्यादा से ज्यादा नुकसान। रास्ते में फायरिंग करते हुए ये दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए कामा हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहां रुकना उनका असली मकसद नहीं था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। इसी दौरान मुंबई पुलिस के 3 बड़े अधिकारी, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, इन हमलावरों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक एक घात लगाकर हमला होता है। हमलावर उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इस हमले में देश अपने 3 बहादुर अधिकारियों को खो देता है। अब अजमल कसाब और इस्माइल खान के हाथ लग चुकी थी। एक पुलिस की गाड़ी और उसी गाड़ी में बैठकर ये दोनों मुंबई की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। रात, सन्नाटा, लेकिन खतरा हर तरफ था। रास्ते में उन्होंने एक सिविलियन कार को रोका।
गाड़ी में एक फैमिली मौजूद थी, डरे हुए लोग जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमलावरों ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतारा और उनकी कार छीन ली। अब उनके पास एक नई गाड़ी थी और वो और तेजी से आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी थी। हर जगह नाकेबंदी, हर रोड पर चेकिंग। इसी दौरान गिरगांव चौपाटी पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। अब टकराव तय था। जैसे ही वो कार वहां पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अटैकर्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस एनकाउंटर में इस्माइल खान मारा जाता है, लेकिन दूसरा हमलावर अब भी जिंदा था। अजमल कसाब भागने की कोशिश करता है। सामने आते हैं तुकाराम ओंबले। उन्होंने बिना एक पल सोचे सीधे अजमल कसाब की तरफ बढ़ते हैं और उसकी AK-47 पकड़ लेते हैं। कसाब लगातार फायरिंग करता है। गोलियां तुकाराम ओंबले जी को लगती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो गिरते हैं, लेकिन अजमल कसाब को भागने नहीं देते और उसी पल बाकी पुलिस उसे काबू में कर लेती है। उस रात एक तरफ आतंक था, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बहादुरी जो इतिहास बन गई। अगर उस रात कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, तो इस हमले के पीछे की सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आती। अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने के बाद और इस्माइल खान के मारे जाने के साथ मुंबई को एक सच तो मिल चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर के अलग अलग हिस्सों में अब भी कई हमलावर मौजूद थे। ताजमहल पैलेस होटल ओबरॉय, ट्राइडेंट होटल नरीमन हाउस, जहां लोग फंसे हुए थे और हर मिनट खतरा बढ़ रहा था। स्थिति को संभालने के लिए देश की सबसे खतरनाक फोर्स को बुलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट्स, जिनका काम था इस खौफ का अंत करना, NSG कमांडोज। दिल्ली में अलर्ट जारी होता है। कमांडोज को तुरंत तैयार होने का आदेश मिलता है। कुछ ही समय में स्पेशल एयरक्राफ्ट अरेंज किया जाता है और फिर एक एक करके ब्लैक यूनिफॉर्म पहने कमांडोज उस फ्लाइट में सवार होते हैं। ताजमहल पैलेस होटल के अंदर आग, स्मोक और लगातार फायरिंग, कमरों में छिपे लोग और कॉरिडोर्स में घूमते अटैकर्स। NSG कमांडो अंदर घुसते हैं। फ्लोर बाय फ्लोर सर्च शुरू होता है। हर दरवाजा, हर कमरे को चेक किया जाता है। कई घंटे तक एनकाउंटर चलता है और आखिरकार यहां मौजूद सभी अटैकर्स को मार गिराया जाता है। 2. ओबरॉय ट्राइडेंट ऑपरेशन। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में हॉस्टेजेस फंसे हुए थे। NSG केयरफुली अंदर बढ़ती है, एक एक कमरे को क्लियर करती है। यहां भी अटैकर्स लगातार रेजिस्टेंस देते हैं, लेकिन लंबे ऑपरेशन के बाद यहां के भी सभी अटैकर्स को खत्म कर दिया जाता है और हॉस्टेजेस को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था नरीमन हाउस। यहां अटैकर्स ने बिल्डिंग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। NSG ने हेलीकॉप्टर से एंट्री ली। टॉप से उतरकर कमांडोज अंदर घुसते हैं। क्लोज कॉम्बैट, कम दूरी की लड़ाई। यहां सिचुएशन बेहद सेंसिटिव थी, लेकिन आखिरकार यहां भी सभी अटैकर्स को मार गिराया जाता है। करीब 60 घंटे तक चला यह ऑपरेशन और आखिरकार मुंबई से हर हमलावर को खत्म कर दिया गया। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन जो खोया था वो कभी वापस नहीं आ सकता था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक जंग थी जिसमें जीत तो मिली, लेकिन बहुत कुछ खोकर।